हिंदुओं के घर का एक्सरे करेंगे, उनके पास जमीन जायदाद ज्यादा होगा, हम बांट देंगे। खुलेआम बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम का 500 सालों के बाद मंदिर बना है। 30 लाख वैकेंसी तो खाली है। अरे तो उसको भरने में समय लगेगा ना। 10 साल से ऊपर तो जो युवा आपको बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अगर पूछते होते आप तो कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बीए में पढ़ रहा है। जब मोदी जी आए उस समय तो 1 GB 251 रुपए का आया करता था। विश्वनाथ जी ऐसा गंदा था जिसपे महात्मा गांधी कभी आए ही नहीं। एक बार आए, उसके बाद उन्होंने कान पकड़ लिया कि मैं भैया ऐसे दर्शन नहीं कर सकता इस गंदगी में। आप वहाँ जाइए, देखिए 9 करोड़ लोग आ गए साल भर में। एनडीए गठबंधन जो है 385 सीटें जीत रही है। कुछ तो विपक्षियों में से बोला है कि 100 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। आधा चुनाव खत्म हो गया है, 70%। अब कहते हैं 10 किलो अनाज देंगे, पहले कहाँ थे? नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है। सुबह का समय है और हम चाय पे चर्चा के लिए आ चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ की फेमस दुकान पप्पू चाय वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, भैया चाय बना रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल गरम गरम खौलती हुई चाय बन रही है। और जैसे कि आपको पता है, चुनाव का समय है, तो चाय पे चर्चा का क्या ही माहौल होता है ये तो आपको पता ही है। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच, जानते हैं उनकी राय कि इस बारी वो किसको चुनने जा रहे हैं। चलिए आइए। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? विजय दत्त तिवारी। अच्छा, इस बारी चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल क्या है, मतलब जैसा पूरे देश में माहौल है वो यहाँ भी है, बल्कि उसमें थोड़ा और हाई लेवल पे है माहौल वो। और वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वापस? प्रधानमंत्री आ रहे हैं वापस, ये कैसा सवाल हुआ? अरे वो बम्पर मेजॉरिटी से आ रहे हैं। ये पूछिए कि 2019 से बेहतर स्थिति में आ रहे हैं कि कमतर स्थिति में आ रहे चलिए हैं। बताइए, इस बारी कितनी सीट? 400 पार का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो हो रहा है इस बारी? देखिए, वो सब हम नहीं जानते प्रधानमंत्री जी ने क्या सोच के बोला था, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि एनडीए गठबंधन जो है 385 सीटें जीत रही है। 385? हाँ, और भाजपा 335 से 340 के बीच में जीत रही है। हाँ, ये मेरा मानना है। बाकी जो जैसे सोचते हो सबका अपना अपना है। विपक्षी तो बोल रहे हैं कि कुछ तो विपक्षियों में से बोला है कि 100 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। तो ये तो वैसे ही हो गया भाई। आप जिसके समर्थकों को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन लॉजिकली मेरा अपना ये मानना है कि 385 के आसपास। धन्यवाद। अंकल जी, क्या नाम है आपका? आरपी सिंह। अच्छा, इस बार आपको चुनावी माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या, पूरे देश में माहौल एक ही चल रहा है। एक ही माहौल है? हाँ, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ का माहौल थोड़ा हैवी वेट है। तो कल मंगलवार को वो प्रधानमंत्री जी ने अपना रोड शो भी करा यहाँ पर। तो क्या लगता है, इससे फर्क पड़ेगा कि बची कुची जो सीटें हैं वो भी आएंगी? बिल्कुल। रोड शो जो प्राइम मिनिस्टर का आज से नहीं 14 से जो होता है, वो 10-15 सीटों को प्रभावित करता है पूर्वांचल के। अच्छा, अभी हमारी वो क्या कहते हैं, कल लोगों से बात हुई थी, युवाओं से बात हुई थी, तो उनके मन में जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। ऐसा है कि ये बेरोजगारी नारा है। जो युवा आपको बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अगर पूछते होते आप तो कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बीए में पढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना? आपको पढ़ते समय तो रोजगार मिलेगा नहीं। बेरोजगारी 3% 4% इस देश में इस समय चल रही है, सबसे कम। जो आंकड़े जो आते हैं बेरोजगारी का, अभी 2-3 दिन पहले आंकड़ा आया है 3.4%। कहाँ बेरोजगारी है? कांग्रेस के ज़माने में 14% 15% बेरोजगारी दर था, वो घट के आ गया 3.4 पर। ऐसा है कि नौजवान है, लेकिन उनके अंदर गंभीरता नहीं है। वो पढ़ते हैं, उसी समय सोचते हैं कि हमको तुरंत नौकरी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है ना। नौकरी पाने के लिए आपको पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट होना होगा, आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी, सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, तब आपको नौकरी मिलती है। और कंपटीशन देना पड़ता है। बिना कंपटीशन के आजकल कोई नौकरी नहीं मिलती। ये जो घूमते हैं सड़क पर, इनसे ऐसे नौकरी तो कोई नहीं दे पाएगा। दुनिया में कोई देश नहीं देता है सड़क चलते लोगों को। 14 के बाद कम से कम आपके जैसे लाखों बच्चे होंगे जो यूट्यूबर हैं और जो
लाख रुपए महीने तो हमें लगता है लाखों से ज़्यादा बच्चे होंगे इसमें। तो अब तो करोड़ों में भी आ रहे हैं बच्चे, जो मोदी जी 10 लाए थे वो तो करोड़ों में थे। तो आप सोचिए इनकी गिनती कहाँ है, इनकी रोजगारों में गिनती तो नहीं है। अगर ये इनकम टैक्स पे ही है फिर भी पे ही नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए, अगर बनारस में और ये सब 2014 के बाद हुआ है, ये पहले नहीं था। जब मोदी जी आए उस समय तो 1 GB 251 रुपये का आया करता था। हम लोग बहुत थोड़ा सा खर्च करते थे कि 1 महीना चलाना है 1 GB। आज हमको रोज़ जो है 3 GB मिलता है सामान्य। आप लोग तो और ज़्यादा अच्छा गेन करते होंगे। तो आप सोचिए कि बेरोजगारी कहाँ है। किसी भी हमारे यहाँ जो स्वीपर आता है, हमारे यहाँ जो मेड आती हैं, खाना बनाने वाली हैं, वो 10,000 12,000 की मोबाइल यूज़ करती हैं, प्लस उस पर रिचार्ज करवाती होंगी। तो उनकी कैपेसिटी है और वो कहीं से इनकम टैक्स पे ही नहीं है, वो कहीं रोजगारों वाली श्रेणी में नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि इस बारी बनारस में मतलब 10 साल, पिछले 10 साल में यहाँ पर क्या काम हुआ है, ये बताइए। देखिए अगर काम बनाने लगो तो शायद एक दिन कम पड़ जाएगा। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, एयरपोर्ट जैसा मड़ुआड़ी बना दिया इन्होंने। आप कैंट को देख लीजिए, आप सड़कों को देख लीजिए। एक पुल 17 साल नहीं बन पाया था, मोदी जी आए गंगा पार वाला, तुरंत बना वो। और ऐसे ब्रिज बनारस में 10 बने हैं। आप यहाँ से एयरपोर्ट चले जाइए या शास्त्री एयरपोर्ट देख लीजिए, कायाकल्प उसकी हो गई। तो आप काम की बात मत करिए, विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट, गंगा जी घाट। विश्वनाथ जी जो ऐसा गंदा था जिसपे महात्मा गांधी कभी आए ही नहीं। एक बार आए उसके बाद उन्होंने कान पकड़ लिया कि मैं भैया ऐसे दर्शन नहीं कर सकता इस गंदगी में। आप वहाँ जाइए, देखिए 9 करोड़ लोग आ गए साल भर में। तो आप क्या समझ रहे हैं, कम से कम बनारस में 5 लाख ई रिक्शा है। क्या उनका कहीं है कि उन्होंने रोजगार प्राप्त किया? और सबकी इनकम 1,500 रुपये पर डे मिनिमम है, अगर वो जरा सा भी मेहनत कर रहा है तो अंबार लगा हुआ है। और कोई भी युवा अगर आपकी तरह मेहनती है तो बेरोजगार नहीं है। और बेरोजगार कौन है? जिसके पिताजी लाखों रुपए पेंशन पा रहे हैं, उसको पता है हमारे घर में बड़ी मोटरसाइकिल है। आप तो नहीं जानते होंगे, हमारे समय लूना मोटरसाइकिल बिकती थी, सुवेगा मोटरसाइकिल बिकती थी 49 सीसी की। आज आप लोग नहीं खरीदते, आज लोग पल्सर खरीद रहे हैं। वो मोटरसाइकिलें बनना बंद हो गई। क्यों बनना बंद हो गई? 800 मारुति ने बंद कर दिया, बिकना बंद हो गई। क्योंकि अब 15-15 20-20 लाख की कारें सामान्य लड़के, जरा सा सैलरी मिलना शुरू हो रही है, 2 लाख 2.5 लाख फाइनेंस करवा रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। आप देखिए पिछले महीने 3.5 लाख कार, यानी करीब 12,000 पर डे कारें बनी है हिंदुस्तान में। आप इसको कम बड़ा अचीवमेंट समझते हैं? ये हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं कार सबसे ज़्यादा बनाने वाले पे। तो बिक रही हैं कारें, तब ना लोग ले रहे हैं कि ऐसे ही खड़ी हो जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। तो क्या माहौल चल रहा है इस बारी, जनता किसको चुनने जा रही है? भाजपा को। भाजपा को। कितने वोटों से? यहाँ हाँ कितनी सीटों से? लगभग यूपी में कितनी सीटों से आएंगी? लगभग 400। यूपी में? नहीं, यूपी में तो 79। 79 मतलब एक सीट जाएगी इंडिया गठबंधन में, बस पूरा स्वीप है इस बारी लगभग। अच्छा इसका कारण क्या है, कारण बताएंगे आप? कारण बीजेपी का कारण। बीजेपी का? देखिए सबसे बड़ा कारण है विश्वसनीयता। हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जिसका जनता में इतना जबरदस्त विश्वास हो, और मोदी में इस देश की जनता का जबरदस्त विश्वास है। उसी का रीजन ये चुनाव का रिजल्ट है, और कोई बात नहीं है, खाली विश्वास। अच्छा आपका क्या नाम है? समीर। अच्छा ये बताइए, जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस चीज का वाराणसी में कितना प्रभाव पड़ा है या पूरे देश भर में? देखिए प्रभु श्री राम का क्या असर है, पहले ही से सबके दिलो दिमाग पे राम जी की छाप है और छाप रहेगी। तो इसका और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि राम मंदिर बना, और हमने हर कोशिश करके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर तरह से कोशिश की, और प्रभु श्री राम का 500 सालों के बाद मंदिर बना। और आप देख ही रहे हैं रोज़ सालों से, मतलब अरे इधर भी महीनों से, जब से 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में रोज़ जा रहे हैं। तो उसका
राजनीति से हम लोग से मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ, 500 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, सभी लोग चाहते थे और वही साकार हुआ। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में काम हुए हैं? किस सरकार ने क्षेत्र काम किया है? में? किस क्षेत्र में? आपके यहाँ पे? बनारस में? हाँ जी। बनारस की बात छोड़िए, आप पूरे देश की बात करिए ना। अब आप चलिए सेक्टर वाइज आइए, हम एक एक मंत्रालय लेते हैं और उस पर बात करते हैं। आप चलिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो गृह मंत्रालय होता है। आप देखिए नक्सलवाद की समस्या का और कश्मीर की समस्या का कैसे समाधान हुआ। कश्मीर में लोग पैसा दे दे के ठेला फिकवाते थे, पत्थर फिकवाते थे। आज कश्मीर शांत है, कश्मीर में IIM खुल रहा है, कश्मीर में कॉलेजेस खुल रहे हैं और शांति बनी हुई है। नक्सलवाद एरियाज़ में आप चले जाइए, नक्सलाइट ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार काम कर रही है। आइए अब आप डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में सबसे अधिक खर्चा होता था। आप आर्म्स और एम्यूनिशन खरीदते थे। भारत आत्मनिर्भर बना, अपनी चीज़ें खुद बना रहा है डिफेंस सेक्टर में। जहाँ पे ग्लव्स और ये बूट सियाचिन में फटे हुए होते थे, वहाँ पे सरकार उनको अच्छे एकदम आधुनिक वो मुहैया करा रही है। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है HRD। आप एजुकेशन में देखिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM, IITs बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रही हैं। उसके बाद आइए आप ये इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ का तो आप छोड़ ही दीजिए। इंडस्ट्रीज जहाँ से भारत आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी ने परिकल्पना की थी वो साकार होते हुए आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत में कितने स्टार्टअप्स आए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है। उसके बाद आइए आप ये सड़क और ये एविएशन सेक्टर में, तो आप सड़कों का जाल बिछ गया है। रेलवेज़ में आइए, रेलवेज़ में जो अंग्रेज़ों के ज़माने में पुल और वो जो बने हुए थे, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। यहाँ पे सैकड़ों पुल बना दिए गए, हजारों किलोमीटर लाइन बदल दी गई। इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ नहीं था वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अब आप आइए ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लग जाएगा। अरे टाइम आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ, अभी तो आप चुप हो गए। मैं तो मिनिस्ट्री वाइज चल रहा हूँ, काम बताता चला जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? दीपक मित्तल। अच्छा, ये बताइए कि क्या विपक्ष मोदी से डरता है कि क्या अभी तक विपक्ष ने कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा है? जैसे 2019 में प्रियंका गांधी जी आने वाली थी, वो नहीं आई। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। विपक्ष डरता है या विपक्ष डराया बीजेपी को? आप थोड़ा सा पीछे जाइए। हिंदू आतंकवाद ये कहां से शुरू हुआ? साध्वी प्रज्ञा, कर्नल, मालेगांव विस्फोट में किस तरह फंसाया गया वो सबको उजागर है। प्रज्ञा को मतलब सरेआम जेंट्स कैदी के बीच में रखा गया। तो कौन डरा रहा है? अभी डराया जा रहा है। देखिए कि हम एक्सरे करेंगे, हिंदुओं के घर का एक्सरे करेंगे, उनके पास जमीन जायदाद ज्यादा होगा, हम बांट देंगे। खुलेआम बोल रहे हैं। तो कौन डरा रहा है? मोदी जी तो कभी कहते नहीं है, वो तो काम की बात करते हैं। तो एक्सरे वाली बात किससे बोली कि हिंदुओं को बांट देंगे? ये सब आपको नहीं, उसके मैनिफेस्टो में है। खड़गे ने बोला है, राहुल गांधी ने खुद बोला है कि मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा है मैंने, मैनिफेस्टो लिखा है स्पष्ट, 83 या 85 नंबर में पढ़िए आप, और क्लियर दिखाया गया। तो पढ़ा है और तभी आपसे बात कर रहे हैं। उसमें दिया गया है हम सर्वे कराएंगे। सर्वे कराएंगे तो सर्वे का मतलब क्या होता है? उसको हम खोल दे रहे हैं ना। सर्वे का मतलब क्या होता है? आपके पास 10 रुपया है, हम 5 रुपया लेके बांट देंगे। वो सेम पितोद्रा ने साफ कहा है, अमेरिका के तर्ज पे आएंगे हम। 55% मरने के बाद आपकी जो वैल्यू होगी उसका 55% सरकार ले जाएगी। स्पष्ट बोले, इससे ज्यादा क्या बोल देंगे? अभी देखिए, आधा चुनाव खत्म हो गया है, 70%। अब कहते हैं 10 किलो अनाज देंगे। पहले कहाँ थे? इसका मतलब हार भी रहे हैं आप, डर लग रहा है। मोदी जी हम लोग तो कभी उनको कहा ही नहीं है। किस बात से हम डराएंगे उनको? हम तो आसान से 2 बार जीते, तीसरी बार भी जीत रहे, 400 सीट आ रही है। अच्छा, आपने बेरोजगारी की बात की थी ना, अभी कल का है 51 करोड़ कुछ पॉइंट है बेरोजगारी का। रोजगार का मतलब होता है नौकरियां नहीं होती है। रोजगार का मतलब आपने लोन लिया बैंक से और आपने काम किया, वो भी रोजगार ही हो गया।
तो 51 करोड़ कुछ पॉइंट है 10 सालों में, तो कहाँ बेरोजगारी? आंकड़ा ही गलत दिखाया जाता है। जिसको अपना पेंट नहीं संभालना आता है वो देश की आर्थिक स्थिति क्या बताएगा? वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, 40 लाख करोड़ की मालकिन है, वो बताए ना कहां से आया, कहां से? बाड्रा एक पीतल का छोटा सा काम करता था, आज अरबों का मालिक है, कहां आया? एक फ्रेम जो है 500 रुपया की 5 करोड़ में बिकती है। सुनिए, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं 20 लाख रुपए का, अरबों की संपत्ति है। अच्छा ये बताइए कि अभी मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बोला कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा मैं सार्वजनिक जीवन योग्य रहने नहीं रहूंगा। तो सर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कब करी? उन्होंने तो यूनिफॉर्म की बात करी, बराबरी की बात करी। न कोई माइनर है न कोई मेजॉरिटी है, देशवासी सब एक हैं, न माइनॉरिटी न मेजॉरिटी। उन्होंने ऐसा कहा, पीछे की स्टेटमेंट उनकी ये आई थी। नहीं, उन्होंने लोगों ने कहा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर आपने मुझे वो जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे वो सार्वजनिक जीवन योग्य नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, योग्य नहीं हाँ ठीक है। तो उसकी पीछे की उनकी एक स्टेटमेंट आई है अभी कुछ दिन पहले की, एक वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान है। हाँ। 15% उनको बजट में से वोट देना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना। देखिए ऐसा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। हम तो कह रहे हैं होना चाहिए। आप ये बताइए, एक मुसलमान 4 शादी करता है, ठीक है, उसको हज के लिए सब्सिडी मिलती है, उसके बाद उसको कब्रिस्तान के लिए जगह भी मिल रही है। आप हमारे यहाँ मंदिरों पर टैक्स लगाए हैं, उनके यहाँ मस्जिदों पर कोई टैक्स नहीं है या चर्च पे नहीं है। अच्छा एक ही बताइए, किसी भी एक नेचुरल लॉ है, किसी भी जगह पे उसी का शासन होता है जो मेजॉरिटी में होता है। ये जनरल लॉ ऑफ नेचर लॉ है, ये नेचर का लॉ है, हमारा लॉ नहीं है। अब आप उस लॉ को भी तोड़ देंगे तो गलत है। हम तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम तो किसी को छोटा भी नहीं कर रहे, हम तो किसी को बड़ा भी नहीं कर रहे। कम से कम आप बड़े को बड़ा मत मानिए, कम से कम उसको छोटा तो मत मानिए। ये बात तो कांग्रेस कर रही है। ये बात तो आप उनको वही कर रहे हैं, सुरेंद्र जैन। अच्छा ये बताइए, ये भगवान शिव की नगरी जैसे अयोध्या में हो रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या यही सेम चीज यहाँ भी हो रही है? नहीं, यहाँ तो देखिए शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है, कई सालों से भाजपा का गढ़ रहा है। सांसद भाजपा के, मेयर भाजपा का, सब कुछ भाजपा का गढ़ रहा है शुरू से। तो हमें जहाँ तक लगता है राम मंदिर का बनारस में तो असर नहीं है, बाकी और देश में असर हो, लेकिन बनारस में किसी का असर नहीं है। और दूसरी बात, बनारस में 4 तीर्थंकर जैनों की भूमि है, अयोध्या में 5 तीर्थंकर की जन्म भूमि है। क्षेत्रों के धर्म की दृष्टि से बनारस बराबर है उसमें। मेरे हिसाब से राम मंदिर का बनारस में तो फैक्ट नहीं है। बनारस शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है और हमेशा भाजपा कैंडिडेट जीतता रहा है भाजपा। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो कुछ चीज़ें तो एक वन साइडर है, एक तरफा जीत है। अब 4 लाख से 5 लाख से 10 लाख से कितना से जीतते हैं डिपेंड करता है। और सत्ता उन्हीं की आनी, 100 में 100 आनी है, चाहे 400 सीट आए या 300 या लेकिन आनी उन्हीं की है। डिमांड है यूसीसी और ये सब जितने जिनके भी इनके इश्यूज हैं वो समय की डिमांड है, नेचुरल डिमांड है। यूसीसी आपका 3 तलाक खत्म करना, ये सब समय, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपका लैंड कम हो रहा है। आप वो छोड़ दीजिए, धर्म के आधार पर छोड़ दीजिए। आज की डेट में राशन की समस्या, बेरोजगारी की सब समस्या थोड़ी बहुत जो कह रहे हैं, यहाँ काम करने वाले आदमी नहीं है। आप काम करोगे तो 50 काम मिलता है। अभी आप चलिए सट्टी में चले जाइए, आपको लेबर नहीं मिलेगा और सबको चाहिए कंप्यूटर पर बैठ के यस सर नो सर, और संजय को 5 बजे बीबी के साथ गलबैया दे के चले घूमे, वो नहीं होता है। तो उसके लिए आपके पास वो भी तो होना चाहिए, नॉलेज भी तो होना चाहिए। जो 80 घाट का आप काम कर रहे हो ना, आप भी कुछ काम, या तो आप चैनल पे हो या तो अपना यूट्यूबर हो गए हैं, काम कर रहे हो ना आप काम कर रहे हैं ना। हर आदमी काम कर रहा है, जितने भी लोग काम करते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी मिले तो नौकरी मिले। युग आ गया है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि सरकार ने जो 80 घाट के रेडियस में 5 किलोमीटर का है, उसमें दुकानें तोड़ने की बात की है, तो इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा? वो ये था कि हाई कोर्ट का नियम कि गंगा किनारे 200 में नया निर्माण नहीं कर सकते आप। हाई कोर्ट का नियम है, गंगा किनारे 200 मीटर नया निर्माण नहीं कर सकते। पुराना 5 किलोमीटर की बात करें कि 5 किलोमीटर का रेडियस खाली मैं तो 200 मीटर का 5 किलोमीटर तो मैंने नहीं सुना अभी, कब कह दिया उन्होंने। अगर 5 किलोमीटर अगर कहें तो आधा बनारस आ जाएगा फिर तो
तो अच्छा ये बताइए हैं? अच्छा ये बताइए कि जो दुकानें टूटी है तो उनको कुछ मिला है या नहीं मिला कि ऐसी अब इसकी मुझे जानकारी नहीं सर के। आपको पता है कहाँ दुकान टूटी? 80 घाट पे दुकानें टूटी है कहाँ पे? कई लोग दुकान कहाँ टूटे हमको बताइए, हमको नहीं जानता है। देख के ऐसे तो बता रहे हैं अरे आपको जो हम मैं देख रहा हूँ रोज सवेरे से, हम कहाँ 80 घाट पे कोई दुकान टूटे लो हैं? हाँ जी नेताजी, आप बताइए क्या चल रहा है चुनाव में माहौल? सब मोदी मैच चल रहा है। अच्छा 400 प्लस। पार्टी के हैं आप? जी बीजेपी के जिला प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी। बढ़िया कर रही है आपकी पार्टी? एकदम नंबर 1 पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है इसमें मोदी जी की, तो बढ़िया ना है। और ये जो विपक्ष ये जो इसका बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, कहाँ बेरोजगार? आप बेरोजगार हैं? युवा तो उठा रहे हैं ना, विपक्ष आप भी तो युवा हैं, 27-28 साल आपकी उम्र है, आप बेरोजगार हैं? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, तो आपको क्या लगता है ये वादा झूठा निकला? एकदम। क्या जो बेरोजगारी है केवल नौकरी से ही होगी? कि रोजगार भी तो दे रहे हैं आपको। कहाँ दे रहे हैं? 30 लाख वैकेंसी तो खाली है। अरे तो उसको भरने में समय लगेगा ना। 10 साल से ऊपर तो समय तो अभी तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक कर रहे थे, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे थे, देश को अभी मजबूत करते, अर्थव्यवस्था मजबूत तो तभी होता है ना जब युवा रोजगार होगा। युवाओं को रोजगार तो है, रोजगार करे ना। कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग दे रहे हैं, बिना परसेंटेज पे पैसा दे रहे हैं, सबको करे ना। और ये जो युवाओं के साथ हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, सब हो रहा है, तो ये भी तो पेपर लीक में मोदी जी का क्या रोल है? यूपी में अब कोई अधिकारी लीक कर दे रहा है, कोई कर्मचारी लीक कर रहा है, तो उसमें मोदी जी का दोष है? अरे सरकार के मुख्य क्या इसके पहले लीक नहीं हो रहे थे पेपर? दिल्ली में? हाँ, हर जगह यूपी में होता, अखिलेश की सरकार में हो रहा था। अगर हर जगह यूपी में हो रहा है तो ये रुक क्यों नहीं रहे? रुकना भी एक ही बार न हुआ 10 साल में, 10 साल में एक ही बार हुआ है। क्या अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ है? वही एक ही ना। उससे पहले तो कितने होते थे? अखिलेश की सरकार में मैं आपको गिनती हूँ, अखिलेश की सरकार में जितने पेपरें होते थे हर बार लीक होती थी। वही है ना, अगर वो सरकार गलत है तो जरूरी थोड़ा ना कि बीजेपी भी गलत होगी। नहीं, बीजेपी गलत नहीं है, हर जगह कंपेयर कर रहे हैं आप कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी गलत नहीं है। बीजेपी गलत नहीं है तो पेपर लीक तो हो ही रहा है ना। देखिए अब वो राजा, सरकार गलत थी तभी तो सरकार गलत थी तभी तो सत्ता बदली नहीं होगी है ना आपके हिसाब उसके से। कर्मचारी कोई स्कूल वाले कर उसको लीक कर दे रहे हैं, तो उसमें मोदी जी और योगी जी के क्या मतलब है? वो तो शासन कर रहा है, अब उसके नीचे 1-2 गड़बड़ हो गए तो हो गए। तो मुझे लगता है अब चाय पे चर्चा बहुत हुई, अब हम भी चाय पीते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं और इस चाय पे चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए द राइट माइक।